और इस देश की तानाशाही सरकार को भी कहना चाहता हूं कि आप बैलेट पेपर से कितने दिन तक जिंदा रह सकते हो। अगर हमारा दिमाग सही हो जाए तो इनकी ईवीएम को 1 सेकंड नहीं लगेगी। उसी ईवीएम पे, उसी पोलिंग बूथ पे अगर हम तोड़ने का काम कर सकते हैं, क्योंकि 85 की बातें आती है यहाँ पे, और 85 कमजोर नहीं है। ये बात मैं अच्छी तरह से जानता और समझता हूं, क्योंकि ये बातें इस देश के मनुवादियों तक भी पहुंचेंगी और इस देश की तानाशाही सरकार तक भी पहुंचेंगी। लेकिन हम बताने के लिए आए हैं, और एक चीज और, कि हम लोगों को अपने गिरेबान में भी थोड़ा झांकना पड़ेगा, क्योंकि हमारी बस्तियों के अंदर, हमारे मोहल्लों के अंदर, हमारे गांवों के अंदर जिस तरीके से आरएसएस के लोग, बीजेपी के लोग जो छोटे छोटे चिल्ड्रन बच्चों को ले जा करके शाखाओं के अंदर ले जाने का जो काम कर रहे हैं, हमने ध्यान देना चाहिए। हमारी बात अभी ईवीएम के ऊपर आ रही है, बहुत सारे वक्ता बोल के गए हैं, लेकिन एक चीज मैं वक्ताओं से भी और इस देश की तानाशाही सरकार को भी कहना चाहता हूं कि आप बैलेट पेपर से कितने दिन तक जिंदा रह सकते हो। ये तो जरा सी हमारी कमजोरी है, जो हमारे दिमाग ठीक नहीं है। अगर हमारा दिमाग सही हो जाए तो इनकी ईवीएम को 1 सेकंड नहीं लगेगी। उसी ईवीएम पे, उसी पोलिंग बूथ पे अगर हम तोड़ने का काम कर सकते हैं, क्योंकि 85 की बातें आती है यहाँ पे, और 85 कमजोर नहीं है। और ओबीसी की बार बार बात आती है, ओबीसी के लोगों को लड़ना चाहिए। ओबीसी के लोग आज भी, हम गांव देहात में काम करने वाले लोग हैं, दिल्ली के रामलीला मैदान में नहीं। जब ओबीसी के लोगों से हम जाकर के बात करते हैं तो तकलीफ होती है। तो साथियों, जितना भी है, बैलेट पेपर की बात हमारी वाजिब बात है। इस देश के अंदर ओबीसी का कोई हक अधिकार नहीं मिल रहा है। तमाम साथियों ने कहा है कि जिस तरीके से बैकलॉग नहीं भरा जा रहा है, और अभी जम्मू कश्मीर के साथी अपनी पीड़ा को जो बता रहे थे, उनकी बात को आगे बढ़ाते हुए कहूं, हरियाणा के अंदर 7% मिला है, वो भी सरपंची में, ब्लॉक समिति में और विधानसभा में। अभी नगर पालिका के लिए हम जद्दोजहद में हैं, लेकिन वही कारण है, हर राज्य की समस्या है। पैगाम जैसे संगठन का अगर कोई साथी साथ देता है तो मान लीजिए आने वाले महापुरुषों की बातों को, उन्होंने हमारे जितने जननायक हैं, एक ही संगठन मात्र, मैं 52 साल की उम्र में ये चैलेंज के साथ कह सकता हूं, पैगाम के किसी मेंबर से मेरा कोई अभी तक कोई बातचीत नहीं है। आज हम जिस मुद्दे को लेकर यहाँ एकत्र हुए हैं, न्यायपालिका में हिस्सेदारी, न्यायपालिका में हिस्सेदारी हमारे लिए बहुत बड़ा मुद्दा है। भारत का संविधान आर्टिकल 124, 217, 244 के तहत उच्च न्यायालयों में न्यायाधीशों की नियुक्ति कोलिजियम सिस्टम के माध्यम से की जाती है, और न्यायपालिका में रिजर्वेशन की व्यवस्था नहीं दी गई है। जबकि यही सुप्रीम कोर्ट 1995 में आंध्र प्रदेश बनाम विजय कुमार मामले में यह निर्णय दिया है कि 15(4) जो SC, ST, OBC पर विचार करता है, यह आर्टिकल 16(4) से व्यापक है। यह उन सभी प्रावधानों के साथ लागू किया जाएगा जहां आरक्षण नहीं है। यहां पर आज का विषय है सफाई कर्मचारियों की समस्या। सफाई कर्मचारियों की समस्या का समाधान हर स्टेट में और सेंट्रल के बजट में है। यदि आप बजट निकाल कर देखेंगे, जैसे इस साल 49,90,843 करोड़ का भारत सरकार का बजट बना है, जिसमें शेड्यूल कास्ट कंपोनेंट प्लान में 1,59,126 करोड़ अलॉट हुआ है, और ST कंपोनेंट प्लान में 1,19,510 करोड़ अलॉट हुआ है, जिसके अंतर्गत हर साल सफाई कर्मचारी समस्याओं के लिए लगभग किसी साल 110 करोड़ और किसी साल 60 करोड़, 50 करोड़, 40 करोड़, ऐसे यह बजट घटते घटते आ रहा है। जबकि सन 2013 में सफाई कर्मचारियों की समस्या के समाधान के लिए, उनको पुनर्वास के लिए 2 कानून लाए थे। संसद में रामदास अठावले जी ने
जवाब में प्रस्तुत किया था कि सन 2020 तक लगभग 63,000 सफाई कर्मचारी अभी तैनात हैं, जो अधिकतम सफाई कर्मचारी अनुसूचित जाति वर्ग से आते हैं और इसकी समस्या का समाधान नहीं हो रहा है। सन 2014 में सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया था जिसके तहत अभी सफाई कर्मचारी जो मैला उठाते वक्त या सीवरेज में जाते वक्त जिनकी मौत हो जाती है, उनके लिए कुछ पुनर्वास के तहत कुछ राशि मिलती है, यह भी आधी अधूरी है। तो यदि हम बजट पर ध्यान देंगे तो काफी हद तक इनकी समस्याओं का समाधान हो पाएगा। और पूरे देश भर में अब न्यायपालिका में हिस्सेदारी के लिए करिया मुंडा की रिपोर्ट को गली गली पहुंचाना पड़ेगा। सन 2000 में करिया मुंडा की रिपोर्ट आई थी, नेशनल एसटी कमीशन ने सिफारिश भी दी थी और पार्लियामेंट्री कमेटी ने भी अपनी सिफारिश दी थी, लेकिन संसद में करिया मुंडा की रिपोर्ट धूल खा रही है। और जब तक हम करिया मुंडा की रिपोर्ट को आवाम तक नहीं पहुंचाएंगे, न्यायपालिका में हमारी हिस्सेदारी नहीं मिलेगी। आज भी हम जिद्दोजहद में लगे हैं। ये कितनी बड़ी विडंबना है कि हम 85% लोग होते हुए भी 15% लोगों के सामने अपनी लाचारी का बखान कर रहे हैं। साथियों, अगर आपको इससे मुक्ति पानी है तो उसका एक ही रास्ता है कि जो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने हमें वोट का अधिकार दिया है, उस वोट के अधिकार को आप सही तरीके से आने वाले समय पर प्रयोग कर लो और जिस व्यवस्था से आप कृषित हैं, उस व्यवस्था को आप तभी उखाड़ कर फेंक सकते हो जब इस देश की बागडोर आपके हाथों में आएगी। साथियों, बहुत से लोग सवाल कर रहे हैं कि भाई अगर इस सरकार को 2024 में हटाना है तो हमको किसको अपना वोट करना चाहिए। साथियों, आज वोट करने का जो बात है वो समय पर आने पर बताई जाती है। आज हम सब आपको एकजुट होकर अपने मकसद की तरफ जाने के लिए इन विचारों को अपने अंदर मंथन करना होगा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आप सबका आभार प्रकट करता हूं। जय भीम, जय भारत। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।